नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आपके सामने वीडियो नंबर 8 लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा करते हुए हम चले आए हैं कालीबंगा तक। इससे पहले हमने जो शिक्षण कार्य किया था उसके अंदर बात की थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, और तीसरा स्थल जो बहुत महत्वपूर्ण है कालीबंगा, उसके बारे में, उसके अवशेषों के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। यदि हम पंजाबी भाषा में देखें तो कालीबंगा शब्द उद्भूत होता है और उसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। तो काली चूड़ियों की प्राप्ति का मुख्य स्थल है और इसी से नामकरण हुआ कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है तो इसकी बात करें, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951-52 में अमलानंद घोष, और इसका जो क्षेत्र है ये प्राचीन सरस्वती जो ऋग्वेद में वर्णित है उस क्षेत्र में इस सभ्यता की खोज की गई है। खोजकर्ता अमलानंद घोष और उत्खननकर्ता, मुख्य उत्खनन जो किया गया है वो 1961 से लेकर 69 के मध्य बीबी लाल व बीके थापर इनके द्वारा किया गया। बीबी लाल, ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर, इन दोनों के द्वारा विशेष उत्खनन कार्य किया गया है। और आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पहला उत्खनित स्थल कौन सा है, तो कालीबंगा ऑप्शन में आ जाता है, तो कालीबंगा उत्तर है। पर इससे पहले रोपड़ की खोज की गई थी, रोपड़ का उत्खनन किया गया था। रोपड़ पंजाब में है, 1950। यदि एग्जाम में आपके पास रोपड़ आता है तो पहले रोपड़ आंसर होगा आपका, और यदि रोपड़ नहीं आकर कालीबंगा आता है या रोपड़ के साथ कालीबंगा आता है तो भी रोपड़ पहले उत्तर होगा, और यदि ये नहीं आएगा तो फिर कालीबंगा आपका उत्तर होगा, क्योंकि इसके खोज और उत्खनन का कार्य कहीं 1951-52 में ही स्टार्ट कर दिया गया था। चलिए बात करते हैं कालीबंगा के उत्खनित स्थल से प्राप्त विभिन्न अवशेषों की, क्या क्या पुरातात्विक सामग्री हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। सबसे पहले बात करते हैं जुते हुए खेत। नंबर 2, सरसों व चावल के अवशेष। तीसरा, ऊंट की हड्डियां। कच्ची ईंटों के मकान। पांचवा, चित्रांकित फर्श। छठा, अग्निकुंड के साक्ष्य। युग्म शवाधान। शल्य चिकित्सा के प्रमाण। भूकंप के साक्ष्य। भूकंप के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो एक साथ 2 फसलों को उगाने के प्रमाण। एक साथ 2 फसलों के उगाने के प्रमाण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण, शवाधान के सभी प्रकार, ये भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्या क्या चीजें हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई। जुते हुए खेत मिले। अब जुते हुए खेत मिलने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, और एक अफगानिस्तान में शोरतुगोई
शोरतुगोई स्थान है, वहां से भी हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। तो मुख्य रूप से 2 ही स्थल ऐसे मिले हैं जहां पर जुते हुए खेत के प्रमाण हमें मिले हैं, जिसके अंदर वो नालियां बनी होती हैं और सीड्स लगाते हैं, मतलब बीज बोए जाते हैं। सरसों चावल के अवशेष हमें यहाँ पर जली हुई अवस्था में प्राप्त हुए हैं। ऊंट की हड्डियां मिली हैं, कच्ची ईंटों के मकान मिले, बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आमतौर पर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थलों से हमें पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। यहाँ पर जो प्राप्त हुए हैं वो कच्ची ईंटों के मकान प्राप्त हुए हैं। चित्रांकित फर्श मिला है, और चित्रांकित फर्श का मतलब क्या है? चित्रांकित ईंटें जिनके माध्यम से फर्श बनाने की कोशिश की है इन्होंने। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, आयताकार 7 अग्निकुंड मिले हैं। यज्ञ वेदियां कह सकते हैं आप इन्हें। आयताकार 7 अग्निकुंडों की प्राप्ति का स्थल कौन सा है? तो वो कालीबंगा है। युग्म शवाधान मिले हैं, युग्म शवाधान 1 मिला है। युग्म शवाधान का मतलब पुरुष के साथ महिला या महिला के साथ पुरुष को दफनाने का प्रमाण मिला है, और इसे सती प्रथा के प्राचीनतम प्रमाण भी स्वीकार कर लिया जाता है। शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा उस विद्वान का जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, KUR केनेडी। इन्होंने यहाँ से एक बालक का कपाल प्राप्त किया है, खोपड़ी प्राप्त की है, और उस खोपड़ी में 6 छेद हैं, 6 छिद्र हैं, और ये कहते हैं कि वर्तमान में हाइड्रोसिफोलिस नाम की एक बीमारी की शल्य चिकित्सा के लिए 6 छेदों के माध्यम से शल्य चिकित्सा संपादित की जाती है। तो ये KUR केनेडी का मत है कि उस समय भी इतनी टेक्नोलॉजी विकसित थी कि शल्य चिकित्सा की जाती थी, और इसके प्रमाण हमें कालीबंगा से मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह का संदर्भ भी यहाँ पर मिलता है। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, जितनी भी दीवारें वगैरह मिली हैं तो वहां पर उनके क्रैक्स वगैरह मिले हैं। उसकी वजह से हम मानते हैं कि यहाँ पर भूकंप आया होगा, जिसकी वजह से संभवतः सभ्यता का पतन हुआ हो। एक साथ 2 फसलें उगाने के प्रमाण मिले। आपको बताएं, जिस तरह से खेत में जुताई का कार्य किया जाता है, पहले इस तरह की लाइनिंग्स होती है, फिर लास्ट में इस तरह का कट्स लगाए जाते हैं दोनों छोर पे। तो यहाँ पर इस तरह के साक्ष्य मिले हैं कि सरसों के साथ चने को भी उगाया जाता था। एक साथ 2 फसलों को उगाने के प्रमाण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और इस तरह के प्रमाण हमें इराक, बलूचिस्तान से भी मिले हैं। इराक, बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक स्थान है, वहां पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और वहां पर भी एक साथ 2 फसलों को उगाने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा शवाधान के सभी प्रकार का मतलब 3 प्रकार से शवाधान की प्रक्रिया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा संपादित की जाती थी। एक तो पूर्ण समाधिकरण, इसको हम देख लेते हैं। पूर्ण समाधिकरण का मतलब ये होता था कि पूरे शव को ही गाड़ दिया जाता था। पूर्ण समाधिकरण भी हमें यहाँ से मिला है। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण का अभिप्राय क्या है कि शव को पहले पशु पक्षियों के भक्षण के लिए, खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, और जो बचा हुआ जो हड्डियां होती थी उनको यदि दफना दिया जाता था, तो इस तरह का प्रमाण मिलता है आंशिक समाधिकरण में। और तीसरा दाह संस्कार। दाह संस्कार का मतलब है कि शव को जलाया जाता था। तो ये तीनों ही प्रकार के अंत्येष्टि प्रक्रियाएं आपको केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल से मिलती हैं, और वो कौन सा स्थल है? वो कालीबंगा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो एक बार हम इस सारी बातचीत को रिवाइज कर लेते हैं, याद करने की कोशिश कर लेते हैं, छोटी सी, जो पहले भी हम करते आए हैं। देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये। पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहने से क्या अभिप्राय है? नगरीकरण की सभ्यता है, पक्की ईंटों का प्रयोग हो रहा है, परंतु यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको कच्ची ईंटें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल गांव जैसा माहौल, पिछड़ेपन का सा माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और इस वजह से इसे कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। आपको ध्यान रखना है इस बात का, दीनहीन बस्ती कहा गया है, और दीनहीन बस्ती कहने के प्रमाण आपके सामने है। जुते हुए खेत मिले हैं, उसके अलावा सरसों चावल के अवशेष मिले हैं, अर्थात कहीं
फसलों के उत्पादन के प्रमाण देखिए जुड़े हुए हैं कि जब खेत है तो उसके साथ फसल भी है, और खेती के लिए आप ऊंट का इस्तेमाल भी करेंगे। आपको याद रखना है ऊंट तब भी राजस्थान में थे और ऊंट अब भी राजस्थान में, इस तरह से याद रखना है। राजस्थान तब भी पिछड़ा हुआ था, राजस्थान अब भी पिछड़ा हुआ है, दीनहीन बस्ती है, कच्ची ईंटों के मकान है। ये बड़ा स्ट्रेंज सा है। और इसके बिल्कुल विपरीत फैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फर्श चित्रांकित है और यहाँ पर आपको पक्की ईंटें देखने को मिलती है जो चित्रांकित हो रहे हैं। तो ये बड़ी विशेष जानकारी है जो आपको यहाँ पर जोड़नी है। यही मैं एक बात और भी कर दूं, नालियों में इन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल किया है। ये एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी या कहिए कि एक अलग तरह की विधि इन्होंने काम में ली है, जो छत से पानी को नीचे लाने में लकड़ी की नालियों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो इस तरह के प्रमाण भी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। चलिए इसके बाद कुछ और बातें, अग्निकुंड के साक्ष्य अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, मतलब अग्निकुंड मिले हैं जहाँ से यज्ञ की संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है। युग्म शवाधान, पुरुष और महिला के एक साथ समाधिकरण की अवस्था देखने को मिलती है। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, और आपको बताएं शवाधान के सारे प्रकार और एक साथ 2 फसलें उगाने के प्रमाण, ये सभी प्रमाण कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, और कितना महत्वपूर्ण स्थल है इतिहासकारों की दृष्टि में तो आपको ध्यान रखना है। स्टुअर्ट पिगट ने कहा है कि प्रथम 2 स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम 2 स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो किसी प्राचीन साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी। स्टुअर्ट पिगट ने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसी प्राचीन साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इतिहासकार दशरथ शर्मा व एच.डी. सांकलिया जी ने ये कहा है कि इसकी तीसरी राजधानी जो थी वो कालीबंगा थी। मतलब प्रथम 2 राजधानियां किसने कहा, तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा। थर्ड राजधानी के रूप में, थर्ड कैपिटल के रूप में कालीबंगा का जिक्र किसने किया, तो दशरथ शर्मा और एच.डी. सांकलिया ने मुख्य रूप से ये कहा है कि इसकी तीसरी राजधानी, एक प्राचीन साम्राज्य की जो तीसरी राजधानी थी वो कालीबंगा थी। इस तरह से हम कालीबंगा के बारे में ये सारी जानकारियां समाहित करते हैं। पर ये आपको ध्यान रखना है कि तुलनात्मक रूप से कहीं पिछड़ेपन का शिकार दिखाई देती है। ये सभ्यता स्थल कहीं ना कहीं उस तरह के अवशेष नहीं जुटा पाया है जिस तरह के अवशेष मोहनजोदड़ो के विकसित स्थलों से, मोहनजोदड़ो की विकसित अवस्था से हमको देखने को मिलते हैं। ये कहीं पिछड़ेपन का प्रतीक दिखाई देता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद जो स्थल हमें पढ़ना है वो है लोथल। चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं लोथल की। एक बात का वो भी ध्यान रखना है आपको कि आपको ये एक क्रम में ही पढ़ने का प्रयास करना है, जैसे हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर कालीबंगा, क्योंकि 2 राजधानी, फिर तीसरी राजधानी, और अब लोथल में इससे कालीबंगा से क्या अटैचमेंट है उसको हम देख लेते हैं। लोथल स्थल है गुजरात में, जिला अहमदाबाद, भोगवा नदी के तट पर, और इसकी खोज की S.R. राव ने। शिकारीपुरा रंगनाथ राव पूरा नाम है। 1954 में खोज की है इन्होंने, और 1957-58 में विस्तृत उत्खनन किया है। S.R. राव ने विस्तृत उत्खनन किया है, और S.R. राव ने ही लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। प्रश्न पूछा जाता है कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किस स्थल को कहा जाता है, किसने कहा, S.R. राव ने ही खोज की है, और S.R. राव ने ही लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से लोथल को अभिहित किया है, इसका नामकरण किया है। चलिए लोथल के बारे में जानकारियों को समेकित करते हैं, एक बार इसको विस्तार से देखते हैं क्या प्रमाण मिले हैं हमें यहाँ से। तो मुख्य प्रमाणों की बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए लोथल में कालीबंगा का प्रभाव। कालीबंगा का प्रभाव मतलब कालीबंगा के 3 अवशेषों को यहाँ हम कॉपी कर रहे हैं।
एक तो यहाँ पर अग्निकुंड भी मिले हैं। पड़ोस का असर है, राजस्थान गुजरात पड़ोसी राज्य हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो कालीबंगा से 3 अवशेष मिले हैं वो आपको लोथल में भी पढ़ने हैं। यहाँ से भी अग्निकुंड के प्रमाण प्राप्त हुए। दूसरा, यहाँ से युग्म शवाधान प्राप्त हुए। और बहुत इंपॉर्टेंट ये कि कालीबंगा में तो केवल एक युग्म शवाधान मिला था आपको, यहाँ पर आपको 3 युग्म शवाधान मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, शल्य चिकित्सा के प्रमाण। शल्य चिकित्सा के प्रमाण जो KUR केनेडी ने कालीबंगा से प्राप्त किए, लगभग उसी तरह के प्रमाण उन्होंने लोथल से भी प्राप्त किए हैं। और लोथल में भी शल्य चिकित्सा की तात्कालिक स्थिति को स्वीकार किया जाता है। तो ये 3 प्रमाण तो आपको कालीबंगा से कॉपी करने हैं, अर्थात कालीबंगा में भी है और लोथल में भी है। अब इसके बाद क्या नया है यहाँ पर उसको जिक्र कर लेते हैं। आपको बताएं, यहाँ पर बंदरगाह है जिसे आप डॉक यार्ड कह सकते हैं, इसे आप गोदी बाड़ा कह सकते हैं। ये यहाँ से प्राप्त हुआ है, यही बात कर लेते हैं। ये जो बंदरगाह, डॉक यार्ड या गोदी बाड़ा लोथल से प्राप्त हुआ है, ये संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी संरचना। अगर हम मोहनजोदड़ो में बात करेंगे तो अन्नागार सबसे बड़ा था, पर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या माना जाता है, संरचना कौन सी मानी जाती है? तो एक बंदरगाह, डॉक यार्ड या गोदीबाड़ा जो प्राप्त हुआ है वो माना जाता है। दूसरा, इसमें नाव जहाज का चित्रांकन मिला है और इसके अलावा नाव जहाज का चित्रांकन और इसके मॉडल मिले, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा माप तोल के पैमाने मिले हैं। माप तोल के पैमाने बाट सबसे ज्यादा जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ पर मिले हैं? वो लोथल में मिले हैं। और मनके बनाने का, मनके या गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है। इसके अलावा यहाँ पर फारस की मुद्रा मिली है। फारस की मुद्रा हमें प्राप्त हुई है। कहाँ? फारस मतलब ईरान, ईरान की मुद्रा हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सारे अवशेष यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा क्या मिला है? इसके अलावा चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य ये हमें यहाँ से मिले हैं। घोड़े की लघु मृण मूर्तियां, ये भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। उसके अलावा पंचतंत्र की एक कहानी, चालाक लोमड़ी व कौवा, इसका भी चित्रांकन हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि मिस्र की जो मम्मी है उसका भी मॉडल मिला है। मिस्र की मम्मी का मॉडल भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या चीजें हैं। और अग्निकुंड आपको बता दिया है। अग्निकुंड, युग्म शवाधान और शल्य चिकित्सा के प्रमाण, ये तीनों ही कालीबंगा में भी प्राप्त हुए हैं और लोथल में भी प्राप्त हुए। तो क्रम से जब हम पढ़ेंगे तो वो तीनों कॉमन हो गए। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम व्यापारिक नगर आपको दिखाई देगा। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम व्यापारिक नगर भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, यहाँ बंदरगाह मिला है। बंदरगाह है तो निश्चित रूप से क्या होता होगा? नाव जहाज होते होंगे, तो नाव जहाज भी मिल गए हैं मॉडल के रूप में, चित्रांकन के रूप में। इसके माध्यम से ये लोग क्या करते होंगे? व्यापार करते होंगे। किसका व्यापार करते हैं? ये मनकों का व्यापार करते हैं। कलात्मक वस्तुएं बनाने के लिए मनकों का निर्यात करते हैं यहाँ से। और कोई भी चीज यदि आप भेज रहे हैं तो माप तोल से ही भेजेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको बदले में क्या प्राप्त हो रही है? फारस की मुद्रा। ये सारी की सारी चीजें आपको कनेक्ट करनी है कि यह एक व्यापारिक नगर है। नाव जहाज का चित्रांकन मिला है,
माप तोल के पैमाने, बंदरगाह मिला है, नाव जहाज मिले हैं, मनके मिले हैं, मनकों का माप तोल, उसके लिए पैमाने मिले हैं, फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें हमको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो यह एक व्यापारिक नगर के रूप में सिद्ध होता है। आपको यहीं पर एक बात और अटैच कर लेनी है कि कालीबंगा में भी मेसोपोटामिया की, अभी जो हमने पढ़ा कालीबंगा में मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुद्रा, ये वहां से प्राप्त हुई है, ये हम वहां जोड़ लेंगे। यहाँ फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। इसका मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता और फारस की मुद्रा, जहाँ व्यापार की बात करेंगे तो हम बहुत डिस्कस करेंगे इसको, ये मुद्राएं भी हमें प्राप्त हुई हैं। तो इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बहुत सारे प्रमाण हमें प्राप्त हो जाते हैं। चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ हमें ये अटैच करना है कि चावल का उत्पादन पानी में मुख्य रूप से होता है, और जब बंदरगाह है यहाँ पर तो इसका मतलब पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है। तो चावल कहाँ उत्पादित होगा? सबसे पहले तो लोथल में होगा। इस तरह से हमें इसे याद रखना है। घोड़े की लघु रणमूर्तियां मिली हैं। तो वही जिक्र आएगा कि घोड़े से परिचित हैं परंतु घोड़े के उपयोग से परिचित नहीं है। पंचतंत्र की कहानी, चालाक लोमड़ी और कौवा, इस तरह का चित्रांकन, लोमड़ी और कौवे का चित्रांकन एक जगह मिलता है। तो लगता है कि पंचतंत्र की कहानी इस पर बेस्ड रही होगी, या इस तरह की कहानी उस युग में भी चलती होगी कोई। और मम्मी का मॉडल मिला है। इसका मतलब यह है जो शव मिस्र में सुरक्षित रखे जाते थे, जिन पर रासायनिक लेप वगैरह किया जाता था और सुरक्षित रखे जाते थे, उसी तरह का एक एग्जाम्पल मॉडल के रूप में हमें यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से प्राप्त होता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी तय होती है कि मिस्र के साथ इनका, जैसा कि हमने पहले भी मात्र सत्ता के बारे में बात करते हुए जिक्र किया था, कि कहीं ना कहीं मिस्र के साथ इनका व्यापार भी यहाँ पर सुनिश्चित हो जाता है। तो मम्मी का मॉडल भी हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। तो लोथल से हमें इस तरह के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, और हमें बहुत ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये समझना है कि लोथल एक व्यापारिक नगर है। चावल क्यों होंगे? क्योंकि पानी बहुत है। और मम्मी का मॉडल भी व्यापारिक नगर को ही सिद्ध करता है कहीं, क्योंकि मिस्र के साथ आपका व्यापार है, तभी आपको मम्मी का मॉडल बनाना आ गया है। इसका मतलब आप शवाधान की उस प्रक्रिया को कहीं चित्रांकित, रेखांकित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एस.आर. राव ने खोज की। एस.आर. राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से इसे अभिहित किया है। आपको एक चीज और बताना था इसमें, कि जो पैमाने मिले हैं इसमें एक हाथी दांत का पैमाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाथी दांत का पैमाना ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे हमने हड़प्पा में तांबे के पैमाने की बात की थी, तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला? तो लोथल से। और 16 के गुणज में मापतोल के जो सबसे ज्यादा प्रमाण हमको मिलते हैं, वो भी कहाँ से मिलते हैं? वो लोथल से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम व्यापारिक या औद्योगिक नगर माना जाता है, गुजरात में, अहमदाबाद में, भोगवा नदी के तट पर। इस तरह से हमने 4 महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी अब तक प्राप्त कर ली है। पहले हमने हड़प्पा को पढ़ा, फिर हमने मोहनजोदड़ो को पढ़ा, उसके बाद कालीबंगा को, जो तीसरी राजधानी कहलाती है, और उसके बाद लोथल के बारे में हमने बात की है। सफर जारी रहेगा। इसके बाद जो स्थल है उसको एक साथ हम समेकित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत कम से प्रमाण वहां से हमें लेकर चलने हैं। 4 मुख्य स्थल हो चुके हैं। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। और ये था हमारा वीडियो नंबर 8।